नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आज से यानी 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में फाइनली लागू हो गई है। तो क्या होती है ये नागरिक संहिता, सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद वाद विवाद आप सुनते होंगे अक्सर। ये आने से क्या बदलाव आएंगे देश भर में, और जैसा कि पीएम मोदी ने कई बार कई मंचों से कहा है कि पूरे देश में धीरे धीरे करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, क्योंकि अब ये वक्त और समय की मांग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लाया जाएगा और लाने से क्या बदलाव आएगा, क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। और चूंकि पहला ड्राफ्ट जो लाया गया और पहला मतलब डेमो एक बार उत्तराखंड में ला करके देखा जा रहा है, तो उत्तराखंड वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इसको आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, मैरिज एक्ट से लेकर के लिव इन रिलेशनशिप तक, सब में इसमें बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अब चूंकि देखो उत्तराखंड है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन वो अलग है। उत्तराखंड को अगर दिल्ली से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। दिल्ली में रहना, रहन सहन, वहाँ का कल्चर अलग है। तो क्या दिल्ली में भी लागू हो पाएगा, क्या पूरे देश में ऐसे अन्य अन्य राज्यों में भी लागू हो पाएगा, इसको चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसे और टॉपिक्स पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आएगी लाइक और शेयर कीजिए। आसान भाषा में कम समय में आपको बताने वाला हूं, तो इसको अपने साथियों, फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के पास भी शेयर करना। चलिए, तो उत्तराखंड इज फर्स्ट स्टेट टू इन्फोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट चेंजेस। देखिए 27 जनवरी 2025 का आर्टिकल है एनडीटीवी का। उत्तराखंड बन गया पहला राज्य। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं जीके के लिए, उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य है, लेकिन इससे पहले गोवा में ऑलरेडी लागू है। ये क्या बात हुई, मतलब ये कि गोवा में पहले पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाली जब वहां पर थे तभी से वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए हुए हैं और वहां पहले से चल रहा था। लेकिन अपने किसी विधानसभा में बाकायदे बिल ला करके पेश करा करके पास करा करके उसके बाद लागू करना, ऐसा करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। तो आज के टाइम पर, आज के बाद से दो राज्य में लागू हो गया है, मतलब गोवा में पहले से था, उत्तराखंड में अभी लागू हुआ है। तो लागू करने वाला पूछा जाएगा तब उत्तराखंड बताना, कहाँ कहाँ पर लागू है तब गोवा और उत्तराखंड दोनों बताना। तो ये क्या भारतीय संविधान में है? बिल्कुल, भारतीय संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 44 में। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उसी टाइम बनाते समय ही ये कहा था कि ये आगे आने वाले कुछ ही सालों में इसको लागू कर देना चाहिए, लेकिन राजनीति की वजह से आज तक लागू नहीं हो पाया। खैर, भारत में दो टाइप से कानून होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ दोनों अलग अलग है। क्रिमिनल लॉ में तो कुछ देखा नहीं जाता है कि आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस समुदाय से हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगर आप क्राइम किए हो तो आपको सजा मिलेगी, और सजा जो है वो क्राइम के अनुसार ही मिलेगी सभी के लिए। उसमें ये नहीं देखेंगे कि किस कम्युनिटी से आते हो, किस धर्म से आते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर मर्डर किए हो तो मर्डरर हो, आप अगर चोरी किए हो तो चोर हो, ठीक है। तो उसमें क्रिमिनल लॉ में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। लेकिन सिविल लॉ में थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। सिविल लॉ में आप, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो पर्सनल लॉ के तहत लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत कल्चर से होती है। मतलब आप देखो, जैसे कि हिंदू हैं तो हिंदू का मैरिज का प्रोग्राम प्रोसेस अलग होगा, मुस्लिम है तो उनका मुस्लिम का मैरिज का प्रोसेस अलग होगा। लेकिन प्रोसेस के साथ साथ क्या हो, अगर आप पर कुछ नियम कानून थोप दिए जाएं कि चलो ये प्रोसेस तो है, ये तो शादी करने का प्रोसेस है, लेकिन शादी निभाने का भी प्रोसेस जो है वो अलग अलग है। और उसमें कुछ तो ऐसे हैं जिससे नागरिकों को भी तकलीफ होती है उनके लॉज से। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। वहाँ उन्हीं के अनुसार शादी होती है, उनमें तलाक सिस्टम था, जैसे 3 तलाक अभी देखा आपने पिछले कुछ सालों में, वो खत्म किया गया। ऐसे कुछ और भी चीजें थी, हलाला हुआ, सरिया हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे हिंदू में भी हिंदू मैरिज एक्ट है, ऐसे ही सबका अलग अलग मैरिज एक्ट को लेकर के भी है। तो मतलब वो ये सब जो आते हैं ये सिविल के तहत आते हैं। सिविल में क्या होता है, प्रॉपर्टी का अगर मान लो कोई विवाद हो, पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है, किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद है, किसी की मानहानि का कोई बात है, तो ऐसे मामले जो हैं ये सिविल कानून में आते हैं और इनको जनरली कोर्ट से सेटलमेंट कराया जाता है। कोर्ट आकर के इसमें हस्तक्षेप करता है और ये पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। इसमें परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, इन सब की खास भूमिका होती है। शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंतर्गत आता है। लेकिन अगेन,
अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग इसके लॉज हैं। जैसे हिंदू हुए, सिख हुए, क्रिश्चियन हुए, मुस्लिम्स हुए, पारसी हुए, सबके अलग अलग अपने अपने नियम कायदे कानून हैं शादी या इनसे जुड़े तलाक या शादी निर्वहन इनकी प्रक्रिया को प्रोसेस कराने के लिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि भारत में जैसे क्रिमिनल लॉज के लिए एक समान नागरिक संहिता है, वैसे ही यहाँ पर सिविल कानून के लिए भी एक समान ही नियम कानून हो। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। मतलब सभी के लिए समान कानून, चाहे आपका शादी ब्याह से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड मामला हो, या ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी, उनसे जुड़े जो मामले होते हैं उनमें भी समान नियम कानून हो। तो ये विरोध किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा सबसे ज्यादा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है ये कुछ चीजें मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो शरिया के अनुसार चलेंगे। देखो शरिया कानून जो है ये है खतरनाक काफी, क्योंकि इसमें जो इंडिया में है, इंडिया में इसमें कुछ ही चीजें यूज की जाती हैं। अगर पूरा पूरा सरिया देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे चोरी करता है कोई तो उसके हाथ काट दिए जाएं। उसके बाद फिर ऐसे कोई अगर बलात्कार जैसी घटनाएं करता है तो उसको बीच चौराहे पर ला करके पत्थर से मारा जाए और मौत के घाट उतारा जाए या फांसी दिया जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कुरान हदीद और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों पर आधारित जीवन जीने का तरीका है सरिया। दुनिया के कई देश जो हैं ये पूरी तरीके से सरिया लागू करते हैं। कुछ देश हैं जो आंशिक रूप से लागू करते हैं। जैसे भारत में है तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत कुछ आंशिक रूप से इसमें चीजों की बात की गई है। जैसे उसमें भी बहुत सारे ऐसी चीजें थी, 3 तलाक, हलाला, इन सब से रिलेटेड। तो भारत में पर्सनल मामलों में लागू होता है, वहीं कुछ फैसले जो हैं सरिया के मुताबिक होते हैं। कहाँ कहाँ सरिया कानून चलता है अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में, ब्रुनई में, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, कतर, अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, सूडान, सऊदी अरब, यमन, इन सब जगहों पर लागू होता है सरिया कानून। यहाँ पर लागू है ना। भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सनल लॉ के रूप में मुस्लिम कम्युनिटी में लागू है आंशिक रूप से। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि हम सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे, कि मतलब वही विवाह का नियम होगा मुस्लिम के लिए भी, वही विवाह का नियम, प्रोसेस, तलाक, इन सब का प्रोसेस हिंदू के लिए भी होगा, वही सिख के लिए, वही ईसाई के लिए, वही बौद्ध, वही जैन के लिए। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसको लेकर के उत्तराखंड की विधानसभा में 6 फरवरी 2023 को एक बिल लाया गया था। वो बिल वहां पर पेश किया गया और उसके बाद 7 फरवरी को ये पास हो गया था और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। तो मतलब ये वहां पर कानून तो बन गया था, लेकिन ये लागू अब जाकर के किया जा रहा है। वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि हम अगले साल यानी 2025 में जनवरी से लागू करेंगे। पहले तो 1 जनवरी को करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ टाइम और लेकर के अब 27 जनवरी से यानी 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के बाद लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्म या जाति की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने पर समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करना है। पीएम मोदी ने भी कई बार ये कहा है, ये बात का जिक्र किया है, उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि उसी टाइम से ये लागू हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन राजनीति की वजह से लागू नहीं हुआ। इस वजह से अब समय, और अब 70 साल बीत गए हैं, तो अब समय और वक्त की मांग है कि भाई सभी के लिए एक समान कानून किए जाएं, क्योंकि बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं। जो पर्सनल लॉज होते हैं उसमें पर्सनल लॉ के हिसाब से कई कई बार कुछ चीजें थोप दी जाती हैं, कुछ नियम कानून, अगर नागरिक ना चाह रहा हो तब भी। तो अब जब वो कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में जाकर के दलील दे उठता है कि भाई ये तो हमारा पर्सनल लॉ ऐसे कहता है, तो इसी मुताबिक आपको जगह सुनानी होगी सजा, या फिर जो भी चीजें डिसीजन सुनाना होगा कोर्ट को। तो ऐसे में मामला फंस जाता है और कई कई बार नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसी के लिए कहा गया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दो, सभी के लिए एक समान नियम हो जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके लिए बाकायदे ड्राफ्ट वगैरह ला करके तैयार किया गया था, तब ये बिल पेश किया गया था। इस ड्राफ्ट में 60,000 से ज्यादा लोगों की बातचीत किया गया, फीडबैक भी ऑनलाइन लिए गए 2.5 लाख के आसपास में, 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग्स इसमें की गई थी, तब जाकर के ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था। और इसका वर्णन ऑलरेडी भारतीय संविधान में किया जा चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 44 में भारत के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, अगर आप संविधान पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये राज्यों के विवेकाधीन किया गया है। मतलब इसको
राज्य इसमें जो नियम दिए गए हैं, कानून दिए गए हैं, इसको राज्य लागू ही करे या राज्य इसको लाए ही, ये कोई जरूरी नहीं है। इस पर किसी का प्रेशर नहीं पड़ेगा राज्यों पर। तो जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में तो अगर मौलिक अधिकार है नागरिकों का तो वो तो देना पड़ेगा। वो राज्य पर मजबूरी है कि वो उसको मौलिक अधिकार प्रोवाइड करेगा नागरिकों को। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ऐसे चीजें हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब ये होना तो चाहिए आइडियल रूप से, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता, मतलब उसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकता। जबकि मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जा सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे ही ये था, इसी वजह से आज तक लागू नहीं हो पाया था। खैर, अब इससे क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, क्या अब होंगी जो पहले नहीं होती थी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से। अभी उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको देखते हैं हम लोग। एक समान संपत्ति का अधिकार होगा, बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। अमूमन आप देखते हो कल्चर क्या होता है कि बेटियां शादी हुई चली गई अपने घर और बेटों को ही वो संपत्ति मिलता है, कंटिन्यू होता है आगे। कुछ कुछ मामलों में अगर कुछ महिलाएं अगर जागरूक हैं तो वो अपना हिस्सा लेने के लिए अगर कोर्ट तक जाती हैं तो उनको न्याय मिलता है और तब प्रॉपर्टी का होता है। लेकिन अमूमन आप देखते हो कि ऐसा कल्चर से ही चला आ रहा है कि भाई बेटियों से कोई मतलब नहीं होता, वो जाकर क्लेम नहीं करती हैं अमूमन। लेकिन इसमें समान अधिकार रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरित करेगा। अब देखो पहले क्या होता था, उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में मिलेगा। पहले क्या होता था, केवल माँ को मिलता था, मृतक की माँ को। अगर कोई व्यक्ति है, किसी के नाम प्रॉपर्टी है, उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसके नाम जो प्रॉपर्टी है वो माता पिता को भी मिलेगा। पहले केवल मृतक के माँ को ही मिलता था, तो ये होगा। इसके अलावा समान कारण पर ही तलाक मिलेगा। अगर मान लीजिए पति पत्नी तलाक लेने जा रहे हैं, तो किस आधार पर तलाक दिया जा रहा है, इसमें दोनों की सहमति जरूरी होगी और ये सभी के लिए होगा। अब आप सुनते होंगे कि हाँ ये तो पहले से ही होता था, लेकिन कुछ कम्युनिटी में, कुछ पर्सनल लॉज में ऐसा नहीं था। उसमें अगर मान लो वाइफ नहीं भी चाहती थी कि हमें तलाक दें, फिर भी अगर पति बोल देता, जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक में क्या था कि अगर 3 बार बोल दिए तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक मान लिया जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, 3 तलाक तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो इसको भी अब कर दिया गया कि समान कारण और समान एक जैसे कारण होने चाहिए, तभी तलाक मिलेगा, नहीं तो तलाक नहीं माना जाएगा। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप कल्चर देखो दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा उत्तराखंड में, है ना। अभी उत्तराखंड में क्योंकि लागू हुआ है, तो अब इसको लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड का कल्चर अलग है, दिल्ली का कल्चर अलग है ना। अब कर्नाटक, बेंगलुरु, मुंबई का कल्चर अलग है। तो फिर अब ये देखा जाएगा कि जब अन्य राज्यों में लागू होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीजें चेंज होगी अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, और अनुसूचित जनजातियों को छूट है। हाँ, एक बात और ध्यान रखो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अनुसूचित जनजातियों को यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छूट दी गई है, इनके लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा संतान की जिम्मेदारी भी होगी। अगर कोई बच्चा पैदा होता है लिव इन रिलेशनशिप से, तो उसकी जिम्मेदारी इनमें रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा, इससे राज्य में बच्चों को पहचान मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि कूड़ेदान में जाकर बच्चा फेंक आते हैं, या पब्लिक प्लेसेस में छोड़ आते हैं, अनाथालय में या छोड़ आते हैं, तो ऐसा सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, तो देखो उत्तराखंड जो है ये पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू कर दिया है। अब अदर स्टेट भी लाइनअप में है। अदर स्टेट में सबसे पहले तो मतलब जो चांसेज कह सकते हैं, चांसेज उसमें है जो बीजेपी गवर्नमेंट वाली राज्य हैं। जैसे आप देखो मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, और इसके अलावा उत्तराखंड तो लागू ही हो गया है। इसके अलावा आप देखो अरुणाचल प्रदेश हुआ, त्रिपुरा हुआ, ठीक है, असम हुआ, इन सब राज्यों में भी संभावना है। ठीक है, लेकिन अब कौन पहले आएगा ये तो देखने वाली ही बात होगी। मुझे तो लग रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा असम की जो है ये पहले लाने की फिराक में है। खैर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए कमेंट करके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। रिपब्लिक डे सेल का आज आखिरी दिन है, तो एमजेटी कूपन कोड यूज करके आप हमारे जो भी प्रीमियम कोर्सेज हैं उसको मात्र 199 में प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ आज रात 12 बजे तक।
तो जल्दी से फटाफट से जाइए एमजेटी ऐप पर इसे परचेज कीजिए। और हाँ, अपनी ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक बुक भी आई है, इस बुक को भी आप ले सकते हो, अपने घर तक मंगा सकते हो। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।